नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मुझे ऐसे कुछ कुछ लगा के आना पड़ता है। आप लोग हंसिएगा मत, वो मैं खुद ही अपना मेकअप और सब ये सब बनाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हमारे पास अभी एसिडिटी के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को अम्ल पित्त ये व्याधि पे बताने के लिए आया हूँ। अगर हम लोग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ है वो अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं पर भी अम्ल पित्त ऐसा स्वतंत्र व्याधि कहीं पर भी नहीं है। मध्यकालीन भारत में जो लोग ये माधव निदान और दूसरे ग्रंथ लिखे गए उसमें अम्ल पित्त व्याधि के बारे में वर्णन है, लेकिन चरक और सुश्रुत में नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, हाँ उन्होंने साम पित्त वगैरह बताया है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे चरक और सुश्रुत के काल में अम्ल पित्त व्याधि स्वतंत्र व्याधि के रूप में नहीं था। अम्ल पित्त अगर व्याधि अगर हम लोग देखें तो ये मूल रूप से पित्त की व्याधि है, लेकिन इसके साथ में वात और कफ भी जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें वह पूरी अच्छे तरह से अभ्यास करना है और फिर हमें समझना है कि, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं नोट्स बनाता हूँ, पूरा अभ्यास करता हूँ कि मैं अपना जो भी मेहनत है वो आप लोग के सामने लाऊं। आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह सभी को काम आने वाला है। आप लोग सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, चिकित्सक लोग हैं, तो आप लोग भी सब चीज जरूर बताएंगे। अनुभव तो आप लोगों को भी होगा। तो ये अगर हम लोग देखें अम्ल पित्त व्याधि, तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा पित्त जो है शरीर में, पाचक पित्त है, वो हमारा पचन का क्रिया करता है। तो ये आजकल क्या है, अर्बन एरिया में, शहरी लोगों में यह बीमारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब भूख रहती है तो लोग खाना नहीं खाते हैं, या फिर जब भूख नहीं होती है तब खाना खा लेते हैं, या फिर बार बार खाते हैं, पुनः पुनः खाते हैं। और एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट अग्नि पर बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे पे आपको खाना है, भूख रहे या ना रहे लेकिन खाना है। तो अम्ल पित्त व्याधि यही सब की वजह से होता है। अध्यशन किया, अनशन किया, विरुद्धासन किया, फिर विषमासन किया, अति अशन किया, ये सबसे व्याधियां होती हैं। अग्नि अपना जो है वो दूषित हो जाता है। अम्ल पित्त व्याधि जो है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि वो एसिडिटी हो रही है, लेकिन ये अगर मूल रूप से देखा जाए तो पित्त में जो अंदर अग्नि है उसको अगर ईंधन नहीं मिलेगा, उसको काम नहीं दिया जाएगा अग्नि को पचन क्रिया का, तो फिर उसका उपद्रव के रूप में हाइपर एसिडिटी ऐसा सिम्टम आने लगता है।
उसमें भी दो टाइप रहता है। एक द्रव रूप से जो पित्त बढ़ता है जिसको हम अम्लधर्मी अम्ल पित्त बोलते हैं, और एक उष्णता और तीक्ष्णता वाला जो बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है वो क्षारधर्मी अम्ल पित्त। ऐसा पांच भौतिक सिद्धांत में दो टाइप का अम्ल पित्त बताया है। अभी हम लोग ये कॉमन रूप से देखेंगे। और अगर क्या है कि ये अम्ल पित्त की चिकित्सा नहीं किया गया, उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और वो क्षारधर्मी जो है, दोनों का एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पानी पिया जाता है, अनावश्यक रूप में पानी पिया जा रहा है, ठंडा चीज खाया जा रहा है, तो अम्ल पित्त हो रहा है। तो वह किस तरह का हो रहा है, तो अम्ल धर्मी हो रहा है, मतलब जिसमें द्रव रूप, उसमें उल्टी आता है या फिर नौशिया फीलिंग होता है, उल्टी करने का मन करता है। वह जो अम्ल पित्त होता है वो अम्ल धर्मी रहता है, उसमें उतना जलन नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा क्षार धर्मी है, उसमें बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खाया गया, गुटखा तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग, या फिर टाइम पे न खाना खाना, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्रोध है, तो बॉडी में हीट बढ़ जाता है, उष्णता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जो क्षार धर्म्यता बढ़ने की वजह से उरा कंठ दाह, उर में कंठ में दाह बहुत ज्यादा होने लगता है। कभी कभी वो सिर पे चढ़ जाता है तो हेडेक होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। और फिर क्या है कि वो उसका चिकित्सा नहीं किया गया, एलोपैथी में तो एंटासिड दिया जाता है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर दवाइयां डोमपेरेडॉन वगैरह दिया जाता है। अगर ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल और ये रेनिटिडिन, ऐसे बहुत सारे द्रव्य को कंटिन्यू देते हैं वो लोग, उसको मतलब पित्त एसिड लेवल को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, प्रोटॉन पंप जो सेल्स रहते हैं उसको इनिबिट करते हैं, वो ऐसे द्रव्य रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं करते हैं, और वो पित्त वहीं का वहीं रह के अल्सर जैसे पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर करता है। और आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनी के मालिक जो हैं वो एंटासिड खा रहे हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर जो लोग कंटिन्यू काम करने वाले सोशल वर्कर हैं, या फिर बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो अपने पे ध्यान दे पाए, जैसे जो खाना मिले वो खाएं और अपना काम करते रहते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यह जो बीमारी है ना, और इस पे टीवी में ऐड भी आता है कि जब भी एसिडिटी हो रही है तो इनो ले लो। इनो मतलब एक तरह से क्षार होता है, वो लेके, और जो ऊपर आ रहा है बर्ब्स पित्त का, उसको वो सबसाइड किया जाता है। तो ये तो परमानेंट चिकित्सा है नहीं। आयुर्वेद जो है वो समूल नाश करता है अम्ल पित्त को। वो कैसे करता है वो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। अम्ल पित्त वो जो व्याधि है, उसको पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि अम्ल पित्त व्याधि ने शरीर को कैसे जकड़ लिया, स्थान संशय कैसे किया। तो पहले तो हमें समझना पड़ता है। तो इसमें क्या रहता है कि छाती में जलन हो रही है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेट में गैस हो रहा है, पेट फूल रहा है बहुत ज्यादा, उसी तरह से मुंह से पानी निकल रहा है, कभी कभी पेट दुखता है, कभी पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और इतना कॉन्स्टिपेशन होता है कि लोग ना 3-3 दिन 4-4 दिन तक बेचैन रहते हैं कि पेट ही अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। फिर हेडेक होने लगता है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, उल्टी की भावना होती है जिसको हम होरलास बोलते हैं, नौशिया फीलिंग होती है। और अगर पित्त आ गया तो दांत खट्टे हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इमली वगैरह खा लिया, अचार खा लिया, तो दांत खट्टा हो जाना, क्योंकि वो एसिड जो रहते हैं वो दांत में लग गया तो दांत खट्टा होना। ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये अम्ल पित्त व्याधि बाद में हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो एक्टर वगैरह, जो अभी टीवी कलाकार लोगों का डेथ हो गया हाल में 1-2 साल के बीच में, तो वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो एंटासिड वगैरह खा रहे थे, अचानक ही उनको रात को बीपी हाई हुआ और हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई। मतलब ये कितना खतरनाक व्याधि है अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया तो। अब मैं कुछ कारण बताऊंगा अम्ल पित्त का, जो आप लोग भी बताने वाले हैं। मैं कुछ कारण बताऊंगा जो मैंने अपने दिमाग से पूरा नोट्स बना के और आप लोग के लिए बनाए, आप लोग भी बताएंगे। अब अम्ल पित्त व्याधि है, इसका हेतु पे ध्यान देना है, फिर लक्षण पे, और फिर चिकित्सा में, क्योंकि आयुर्वेद पूरा इसी तरह से लिखा है, हेतु लिंग औषध। तो पहले हेतु पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर बहुत किसी इंसान ने बहुत ज्यादा तीखा खाया, अभी जो आजकल का जमाना है ना कि चटोरापन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जीभ को जो पसंद आता है वो खाया जाता है, शरीर को जो स्वस्थ लगे वो नहीं खाया जाता है। पहले के जमाने में हमें याद है कि हम घर में आते थे स्कूल से, तो मम्मी जो बनाती थी, तोरी का सब्जी, लौकी का सब्जी, वही खाना पड़ता था। आजकल जमाना बदल गया है, आजकल जो पसंद आता है वो खाया जाता है। तो बहुत ज्यादा तीखा खाना, लाल मिर्ची, गरम मसाले, चटपटा बहुत ज्यादा खाना, उसी तरह से खट्टी चीजें ज्यादा खाना। खट्टी चीजों में आजकल टोमेटो सॉस और फिर चिली सॉस, ऐसे बहुत सारी चीजें, अचार, और मतलब खाने को खट्टा करके जो खाया जाता है,
जैम हो गया है, वो बहुत ज्यादा खट्टा रहता है। तो अम्ल रसात्मक चीजों का सेवन अति प्रमाण में करना। उसी तरह से नमकीन चीजें ज्यादा खाना। अब बाहर मिक्सचर और नमकीन चीजें जो आती हैं उसमें नमक बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसा नहीं है, समय बदल गए लेकिन हेतु वही है। पहले के जमाने में भी लोग नमक कैसे खाते थे कि कच्चा मूली लेते थे और मूली को नमक के साथ खा रहे हैं, फिर मूली के पत्ते हैं वो नमक के साथ खा रहे हैं, जो जरूरत नहीं होता था, लेकिन वो नमक ज्यादा ज्यादा था। कुछ लोगों को ऐसे आदत होती थी कि खाने में नमक ज्यादा डालेंगे और वो जो मिर्ची होता है ना, जो सूखा हुआ मिर्ची रहता है, देगी मिर्च नहीं, वो कोल्हापुर का मिर्च है, जो बहुत ऐसे सूखा हुआ मिर्ची है, वो खा के और नमक उसके या तो भून के या फिर उसको कच्चा ही ऐसे छोटा छोटा करके और वो खाते थे, नमक और ये। तो ये अम्ल पित्त का कारण होता था। अभी लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मूली के साथ खाएंगे, आज के जमाने के बच्चे, आज के लोग नहीं खाएगा, लेकिन वो मिक्सचर के रूप में या पापड़ के रूप में या लेस जो आता है, वेफर्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं। कुरकुरे तो एकदम नमक और मिर्ची का कॉम्बिनेशन रहता है, खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन नमक कितना ज्यादा जा रहा है। उसी तरह से अचार अलग अलग तरह के आ गए, मिर्ची मसाले बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं। फिर चाय, चाय का प्रमाण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर अंडे खाए जा रहे हैं। अंडा भी आजकल कैसे है कि दो टाइप का अंडा होता है। एक गावरान अंडा होता है, मतलब देसी अंडा होता है, और एक हाइब्रिड अंडा होता है। हाइब्रिड अंडा जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा उष्णता रहती है, वो पित्त को दूषित करता है। उसी तरह से मांसाहार, नॉनवेज भी बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल खाया जा रहा है। पहले के जमाने में लोग हफ्ते में एक बार खाते थे, आजकल क्या है कि रोज खाया जा रहा है, रोज। और उसमें गरम मसाले इतना ज्यादा डालते हैं, तो या तो अम्ल पित्त होता है, मतलब हाइपर एसिडिटी होता है, या फिर ये पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, पेट साफ नहीं होता है, जलन होती है, गुददाह होता है बहुत ज्यादा। ये नॉनवेज का प्रमाण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से गुड़ का सेवन ज्यादा मात्रा में। गुड़ बनाने की जो पारंपरिक मेथड होता था वह कुछ अलग होता था, उसमें कुछ मसाले डाले जाते थे ताकि गुड़ पच जाए। आजकल जो है केमिकल वाला गुड़ गुड़ आ रहा है, वो ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से। या फिर जो लोग अल्कोहल पीते हैं, हमारे जमाने में कुछ 100 में से एक लोग अल्कोहल पीते थे जब हम छोटे थे। आजकल लड़कियां भी अल्कोहल पीती हैं। आजकल हाई फाई सोसाइटी है ना, तो लड़कियां एमबीए करके बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पोस्ट पे जाना चाहिए, लेकिन जो कल्चर बिगड़ गया है, तो आजकल लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, तंबाकू खाती हैं, गुटखा खाती हैं, पान पराग खाती हैं, विमल खाती हैं। वो क्या है, कल्चर चेंज हो गया है, तो उसका सेवन ज्यादा करना, ये सब पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ना चाहिए लेकिन विकृत चीज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर सिगरेट का स्मोकिंग करना, पहले के जमाने में लोग बीड़ी ज्यादा पीते थे, आजकल सिगरेट पीते हैं, वो भी सिगरेट के अलग अलग ब्रांड आ गए। फिर तंबाकू का सेवन करना, जागरण बहुत ज्यादा करना, और जागरण ज्यादातर आज इंडिया में सब लोग कर रहे हैं। कोई भी जल्दी नहीं सोता है, जल्दी नहीं उठना है। तो जागरण कैसे हो रहा है, तो टिकटॉक, टिकटॉक तो हटा दिया, व्हाट्सएप हो गया है, फिर बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे व्हाट्सएप हो गया है, फिर रील्स बना बना के रोज घंटों देखते रहते हैं। उसी तरह से धूप में घूमना, पहले के जमाने में लोग घूमते थे तो पगड़ी लगा के घूमते थे, कैप लगा के। आजकल वो कंसेप्ट ही नहीं है, लोग सिर को बिना ढके और धूप में ऐसे घूमते रहते हैं। उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है या फीवर हो गया है, तो उस या खांसी हो गया है, तो एलोपैथी की बहुत हायर एंटीबायोटिक का सेवन किया जाता है, या एंटीपायरेटिक जो बुखार की दवाइयां हैं वो अति प्रमाण में सेवन किया जाता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेवन किया जाता है। वह भी एक कारण होता है जिससे अम्ल पित्त ये व्याधि हो जाता है। उसी तरह से चिंता बहुत ज्यादा करना, जैसे जैसे लाइफ बदल रहे हैं ना, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा आने की वजह से चिंता भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग ना घबरा के जीते हैं, या तो डर में जीते हैं या क्रोध में जीते हैं। उनको क्रोध कब आता है, जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है। हर इंसान चाहता है कि मैं ये कर लूं, मेरे सामने वाला ये कर ले, और वो चीज नहीं हो जाता है तो उसको क्रोध रहता है बहुत ज्यादा, दुनिया से, समाज से, परिवार से। तो क्रोध, क्रोधात पित्तम ऐसे बोला है, क्रोध जितना होगा उतना पित्त ज्यादा बढ़ता है। और दूसरा है भय से, कि आज मेरे पास संपत्ति आ गई है, आज मेरे पास ये है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो या तो भय में जीता है या डर में, क्रोध में जीता है। ये सब जो जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, काम भी करना पड़ता है तो बहुत ओवर काम करना पड़ता है, क्योंकि आज कंपटीशन में रहना है। तो हमें अच्छा काम नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर है, तो बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा काम पड़ता है। फिर आर्थिक भी बहुत ज्यादा रह रहा है,
क्योंकि इतना प्रेशर है कि सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहना है, तो हमारे पास पैसा उतना तो रहना ही चाहिए। तो वो जो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रेशर है आज के जमाने में, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है, उसके बाद में रहन सहन का स्टैंडर्ड हो गया है बहुत ज्यादा। पहले के लोग ना एक रूम में बहुत सारे लोग आराम से रहते थे, खुश रहते थे, एक ही टीवी रहता था। आजकल मोबाइल का जमाना है, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए। हर चीज में जो बदलाव आ गया है, उसकी वजह से फाइनेंशियल जो प्रेशर है, उसके वजह से नींद ना आना, और नींद ना आना और वो सहन नहीं होना, इतना ज्यादा स्ट्रेस है आज के जमाने में। फिर बहुत ज्यादा जो लोगों को बोलना पड़ता है, या फिर जो लोगों को ऐसा गाना गाना पड़ता है, आवाज करना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं कि पूरा इंटेस्टाइन को खींच के और जोर से आवाज निकालना पड़ता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा अम्ल पित्त होता है। उसी तरह से भूख लगी है, लेकिन भूख को मारना, टाइम को स्किप करना, या फिर जब भूख नहीं लगी है तब खाना खाना, या फिर खाने का जो टाइम है वो अनियमित होना, शरीर के हिसाब से नहीं चलना है, जो रूटीन के हिसाब से वो चलना। उसी तरह से रात को खाना खाना, मतलब राक्षस काल में खाना खाना, क्योंकि काम इतना ज्यादा है, या फिर हम लोग का सोशल जो बॉन्डिंग है वो कितना इतना ज्यादा है कि खाने को टाइम नहीं है। तो राक्षस काल मतलब रात को 11 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक रात को खाना खाना, इसको राक्षस काल बोलते हैं। राक्षस लोग उस टाइम पे खाते थे। उसी तरह से सुबह दोपहर शाम को खाते टाइम घूमते रहना, या स्टैंडिंग रूप से खाना खाना, बैठ के आराम से नहीं खाने को टाइम है। या शिफ्ट ड्यूटी जो रहती है जिन लोगों को, किसी का मॉर्निंग आफ्टरनून फिर नाइट ड्यूटी रहती है, तो शिफ्ट ड्यूटी की वजह से भी अम्ल पित्त का तकलीफ बहुत ज्यादा होता है। जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं ना, बीपीओ में, उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। या फिर जो बड़े बड़े आईटी कंपनी में भी जो लोग रहते हैं, पुलिस लोग रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ गणपति का पूरा फेस्टिवल चल रहा था, तो मेरे को आज एक पुलिस मिले, वो बोले कि डॉक्टर साहब, हमें ना इतना ज्यादा ओवरलोड था कि हमको 24 घंटे में 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा था, बंदोबस्त पूरा मतलब मेंटेन करना पड़ रहा था, तो खाने को भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जब भूख लगती थी तो जाके बड़ा पाव खा लेते थे, कुछ भी ऐसे बाहर का चटपटा खा लेते। अब इतना ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट ड्यूटी रहता है, अब ये पुलिस को रहेगा, आईटी वालों को रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी वाले जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से जुड़े हुए रहते हैं, उनके प्रोजेक्ट रहते हैं। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया का काम है, अमेरिका का काम है, उनका जो प्रोजेक्ट है, तो वह वहां पे दिन होता है, यहाँ पे रात होती है, तो उस टाइम पे जागना पड़ता है, कभी भी जागना पड़ता है, कभी भी। तो ये आईटी वालों को तो बहुत ज्यादा रहता है, बीपी का तकलीफ, हाइपर एसिडिटी रहता है। या और भी बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें रात को नींद नहीं हो पाती है। इस तरह से बहुत सारे लोग एलोपैथी की दवाइयां खाते हैं, जैसे कि अस्थमा की दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सारे अस्थमा की दवाइयां, बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, या टीबी की दवाइयां खा रहे हैं। आप लोगों ने टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस की जो दवाइयां हैं, वो अभी आप लोग देखिएगा कि जैसे ही टीबी की दवाइयां दी जाती हैं, पेशेंट लोग तुरंत कंप्लेन कर देती है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है। और एलोपैथी के डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, आपको एसिडिटी होगी, लेकिन वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो टीबी की दवाइयां जो है बहुत ज्यादा पित्त करती हैं। उस तरह से दांतों की बीमारियां हैं, डेंटल प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी पित्त का बहुत, जो दवाइयां रहती है उससे भी पित्त बहुत ज्यादा होता है। फिर ज्वाइंट पेन होता है, तो जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स रहते हैं, ब्रूफेन, क्रोसिन, पैरासिटामोल, या जितने भी पेन किलर्स रहते हैं, एंटीबायोटिक्स रहते हैं, या फिर आमवाद के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जितने भी दवाइयां हैं, वो सब पित्त बढ़ाती है। और उसको सबसाइड करने के लिए वो एलोपैथी के हर डॉक्टर कुछ एक एंटासिड देते हैं, डोमपेरिडोन या एमसेट या कुछ ना कुछ तो देते हैं कि पित्त ना हो, लेकिन वो दवाइयां पित्त कर रही हैं ये डॉक्टर भी जानता है, नहीं तो गैस्ट्राइटिस होके अल्सरेशन हो सकता है। तो ये दवाइयां लॉन्ग टर्म में यूज की जाती हैं, तो हर पेशेंट को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से किसी को मल वेग आया है, मूत्र वेग आया है बहुत ज्यादा जोर से, लेकिन काम में बिजी है, जा नहीं सकते हैं, या तो सोशल कुछ तो लिहाज करना पड़ता है कि हम मीटिंग में है तो हम कैसे जाएं, या फिर लज्जावश, या फिर वॉशरूम क्लीन नहीं है, किसी ना किसी वजह से जो मल का वेग को रोका जाना, यह भी अम्ल पित्त का कारण होता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग को इसके अलावा क्या ऐसा अनुभव में आए कि हाइपर एसिडिटी क्यों होता है? वर्षा मैम कुछ बताइए, आप, शशि मैम आप बताइए, प्रशांत भट्ट जी, आप लोग भी डिस्कस, केवल मैं ही बोलूंगा ऐसा नहीं है, ये मैंने अपने बुद्धि से सब नोट्स बना के एक ऐसे बनाया है। आप लोग बताइए हाइपर एसिडिटी के और क्या कारण होते हैं? एक होता है अजीर्ण में भी भोजन करना, या क्षार का सेवन ज्यादा करना। आप लोग बताइए कुछ, जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे आप, माधुरी मैम?
कुछ बोलना है? और इसके अलावा हाइपर एसिडिटी के कारण में ज्यादातर मैंने सब चीज कवर कर लिया है। तो हाइपर एसिडिटी के जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम हमारे पास क्या क्लिनिकल पिक्चर लेके आते हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। मैं अपने नोट से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमारा गले में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, उसी तरह से छाती में जलन हो रही है, आगग हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा वो बताते हैं। उसी तरह से खट्टा पित्त निकल रहा है, उनको पूरा ऐसे बर्फ आते हैं और पित्त निकल रहा है, पित्त बाहर निकलना चाहता है, ऐसा फील होने लगता है। फिर उसके बाद में मुंह में बहुत ज्यादा लार आने लगता है, सलाइवेशन होने लगता है। फिर कभी कभी वो लोग सो रहे हैं तो अन्न जो है रिगर्जिटेट होता है, मतलब अंदर से ऐसा प्रेशर आता है, अम्ल पित्त का तकलीफ है इसलिए वो ऊपर बाहर आने लगता है अन्न। सोते सोते भी आता है या बैठे बैठे भी अन्न जो है उलट के वापस आना, इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, ऐसा होने लगता है। इसी तरह से पेट दुखता है, सर दर्द होता है, हाइपर एसिडिटी के टाइम पे ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह से पेट साफ ना होना, ये भी हाइपर एसिडिटी में ऐसा सिम्टम आता है। इसी तरह से चक्कर आना, वर्टाइगो, ये बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो ये चक्कर आने लगता है। फिर उसी तरह से हेड ऐसा पूरी तरह से पकड़ लिया है, इतना ज्यादा सर दर्द होने लगता है, खाया पिया बॉडी को लगता नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, एक और चीज रह गया हेतु में, जो लोग अति मैथुन करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्र धातु का क्षय करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है। जो अति मैथुन करते हैं ना, बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है, वह भी अम्ल पित्त का कारण है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है। अति मैथुन करने वाले पेशेंट बहुत आते होंगे जिनको जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, या इरेक्टल डिसफंक्शन है, या शुक्र जो है वो तुरंत पानी की तरह लीक हो जा रहा है, वो लोग शिकायत करते हैं कि हमको पेट साफ नहीं होता है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, उनके बॉडी को भी खाया पिया नहीं लगता। हाँ, तो अम्ल पित्त के लक्षण में ऐसा रहता है कि पेट में वायु भरा हुआ है, वायु ने पकड़ लिया है, ऐसा फील होना। इसी तरह से वजन कम होना, यह अम्ल पित्त का सिम्टम रहता है। उसी तरह से खून की कमी होना, एनीमिया होना, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होना, इतना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। हाथ पैरों में जलन होना, ये भी हाइपर एसिडिटी में ये तकलीफ होने लगती है। इसी तरह से दांत जो है ना वो पूरा ऐसे खट्टा हो जाता है, पानी भी पियेंगे या कुछ भी या कुछ खाने का कोशिश करेंगे ना, अमरूद या सेब खाना, तो वो सनसनाहट जो रहती है ना वो अम्ल पित्त के वजह से होने लगती है। और जो मसूड़े हैं ना वो भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, अम्ल पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है तो, या खट्टापन आ जाता है, ये सारे लक्षण अम्ल पित्त में आते हैं। अब और बीपी भी बढ़ना, ये भी मतलब बीपी बहुत ज्यादा शूट अप होता है। अब आप लोग बताइए कुछ, डॉक्टर माधुरी मैम, इसके अलावा अम्ल पित्त के क्या लक्षण रहते हैं जो मैंने बताया, उसके अलावा आपको कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलिए। नहीं बोलना, आप लोग बाद में केसेस बताइएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अम्ल पित्त के पेशेंट आए तो पहले तो हमें दांत से लेके जीभ परीक्षा करके उसका छाती में पूरा ऐसे चेक करना है कि कहाँ पे, देखना है कहाँ पे उसको ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो देखना है। आमाशय देखना है, यकृत और प्लीहा देखना है, नाभि देखना है, और कहाँ कहाँ जलन हो रही है ये पूरा चेक करना है, और कितना हो रहा है एक हमें पूछना चाहिए कि 1 2 3 4 5 में बताओ कि कितना हो रहा है, वो फिर बताता है। उसके बाद में हमें कंफर्म हो जाता है कि इसको अम्ल पित्त है, ऊर्ध्व अम्ल पित्त है या अधोग अम्ल पित्त है, वो हम कंफर्म कर लेते हैं। लूज मोशन टाइप बहुत ज्यादा हो रहा है, दाहा हो रहा है बहुत ज्यादा, बर्निंग हो रहा है, तो अधोग अम्ल पित्त हो गया। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो ऊर्ध्व अम्ल पित्त हो गया। उसी तरह से क्षारधर्मीय वाला है अम्ल पित्त, तो उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर बहुत ज्यादा पानी जैसा आ रहा है, उल्टी पानी जैसा नौशिया फील वाला हो रहा है, तो अम्लधर्मी अम्ल पित्त हो गया। उस हिसाब से हमें हेतु को अच्छे से लिख लेना चाहिए। फिर संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, हमें संक्षेप में क्रिया योग क्या रहता है कि निदान का परिवर्जन करना है, ऐसा पेशेंट को हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे देना है। चिकित्सा करते टाइम उसको कुछ तो नियम बताने हैं, जैसे कि और हमें उपशय अनुपशय भी देखना होता है कि उसको बोलना है कि जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खा लीजिए, सुबह का नाश्ता आप करिए, नाश्ता स्किप मत करिए, जब भूख लगती है तो खाना खाना है। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा रहे और फिर वो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया और हेडेक होने लगा। तो उनको पूछना है कि आप टाइम पे जब खाना खा रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है क्या? तो पेशेंट बोलता है कि हाँ ठीक लग रहा है। फिर लेट खाते हैं तो बढ़ जाता है क्या? बोलते हैं हाँ। जागरण करने से, चाय मिर्ची मसाला खाने से बढ़ता है क्या? बोलते हैं हाँ। तो हमें इससे पता चलता है कि क्या चीज से बढ़ रहा है, क्या चीज से ठीक हो रहा है, तो हमें थोड़ा ट्रीटमेंट देने का डायरेक्शन मिलने लगता है। फिर पेशेंट को पूछना चाहिए कि आप जो खील होता है
वो दूध में डाल के, जो दिवाली में हम लोग खील और बतासा चढ़ाते हैं लक्ष्मी माता को, वो खील लेके और थोड़ा सा खा के और थोड़ा खा के बताइए कि कैसा फील होता है। पेशेंट बोलते हैं हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। तो हमें थोड़ा सा लक्षणों का अंदाज आता है कि हाँ, ये खील खाने से थोड़ा सबसाइड हो रहा है। पेट साफ होने हम कुछ लैक्सेटिव देते हैं, दीपन पाचन देते हैं। पेट साफ होने से पेट अम्ल पित्त कम हो रहा है क्या? तो पेशेंट बोलते हैं हाँ हो रहा है। इसलिए हम पहले 7 दिन का दवाई देके थोड़ा चेक करते हैं। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा काम रहता है, बौद्धिक काम, मतलब मेंटल स्ट्रेस का काम बहुत ज्यादा है, बहुत प्रेशर है जो भी काम कर रहे हैं, तो अब मेंटली रेस्ट करिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? पेशेंट बोलते हैं हाँ हो रहा है। तब हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है और कैसे चिकित्सा करना है। तो इसमें अम्लपित्त के विकारों में हम अभी वात प्रधान अम्लपित्त और पित्त प्रधान और कफ प्रधान अम्लपित्त, इसको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। अगर वात प्रधान अम्लपित्त है तो उसमें अम्लपित्त का तकलीफ थोड़ा कम होगा, सूखा उल्टी टाइप आएगा, रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। कफ प्रधान अम्लपित्त में बलगम भी निकलता है। पित्त प्रधान में तो बहुत ज्यादा जलन होती है। तो हमें क्या करना है कि हमें दीपन पाचन अनुलोमन ये देना है। तो इसमें हमें कटु रस, कटु अम्ल लवण, इसका थोड़ा हमें साइड में रखना है। कटु रस से ये बीमारी और बढ़ जाता है। तो हमारे दवाइयों में कभी भी अम्ल पित्त की चिकित्सा करते टाइम, खासकर क्षार धर्मीय जिसमें उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ी है, उसमें हमें कभी भी पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, चित्रक, लहसुन, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये चीजों को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप हिंगवाष्टक चूर्ण देंगे उसको अम्ल पित्त और ज्यादा बढ़ जाएगा। त्रिकटु देंगे, पंचकोल देंगे, चित्रकादि वट्टी देंगे, लहसुन आदि वट्टी देंगे, वह एग्रेवेट हो जाते हैं। हमें वो चीजों को दूर रखना है। कटु अम्ल लवण रस नहीं देना है। हमें क्या दवाई देना है? तो हमें मधुर तिक्त कषाय रसात्मक वाले द्रव्य लेने हैं। तो उसमें या तो तिक्त दीजिए या मधुर दीजिए या कषाय दीजिए। या फिर आप सुधा कल्प है तो उसमें प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, सुरशेखर रस, गैरिक भस्म, कामदुधा रस, ऐसे हम द्रव्य देते हैं। तो पित्त की उष्णता को काफी हद तक कम करके दीपन पाचन कार्य करते हैं। तो दीपन और पाचन करना है, लेकिन हमें कुछ और द्रव्यों से, या तो तिक्त रसात्मक द्रव्य है तो पटोल, इंद्रव, कुटकी रस पाचक है, वैसे द्रव्य देके उनका पित्त हम शमन करते हैं। तो आप सुरशेखर रस देते हैं, सादा सुरशेखर, लघु सुरशेखर, कामदुधा, मौक्तिक या सादा वाला, तो उससे काफी हद तक फायदा होता है। इसी तरह से उनका दीपन और कुछ पेट साफ करने के लिए हम त्रिफला चूर्ण दे दिए। मधुर तिक्त कषाय, त्रिफला जो है वो कषाय रसात्मक है, तो अच्छे से वो पेट साफ करता है। त्रिवित हम दे दिया या एरंड तेल दे दिया, कैसे भी पेट साफ करना है। उसके बाद में हम लोग उनको भूनिम्बादी क्वाथ ऐसे दे सकते हैं, भूनिम्बादी चूर्ण दे सकते हैं। शतावरी घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, दाढ़ी मादी घृत। उसी तरह से शतावरी कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है अगर ये क्षार धर्म वाला है। अगर अम्ल धर्म वाला है जिसमें बहुत ज्यादा पानी जैसा निकल रहा है, नौशिया हो रहा है, वहां पे हमें कटु रस वाले द्रव्य देने हैं। जैसे कटु अम्ल लवण वाला दे सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है तो लवण भास्कर चूर्ण, हेंगवाष्टक चूर्ण, शंखवट्टी, ये देने से और थोड़ा सा तक्र दें और गर्म पानी दें तो बहुत अच्छा पेशेंट को फायदा होता है। इसी तरह से रात को गंधर्व हरित की दे सकते हैं और गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू को निचोड़ के दें तो अम्ल पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से और ये कॉन्सेप्ट देखिए कि अम्लता बढ़ी है पित्त का, मतलब एसिड लेवल बढ़ा है, तो उसको क्षार ही ठीक कर सकता है। तो अपने क्षारीय द्रव्य कौन से हैं आयुर्वेद के? तो जैसे कि प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, ये क्षारीय द्रव्य है जो शरीर को साथ में भी है। तो एसिड और क्षार, एसिड और अल्कली, वो न्यूट्रलाइज करते हैं, हर चीज को बैलेंस करते हैं। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो इसलिए प्रवाल पिष्टी, फिर उसके बाद में शंख भस्म, फिर प्रवाल पंचामृत, गैरिक भस्म, ये सब चीजें क्या कहते हैं सबसे। फिर खाने में जो लौकी का रस रहता है वह क्षारीय रहता है। ऐसे बहुत सारी सब्जियां रहती हैं जो क्षारीय रहती हैं, वो चीजों का प्रयोग करें बैलेंस करने के लिए। वो नेचुरल बैलेंस इनो से बैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं होता, वो दीपन पचन नहीं होता। हमारा जो तिक्त रस है, मधुर रस है और कषाय रस है, वो बैलेंस करके दीपन पाचन भी करता है। अगर पित्त प्रधान, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं अम्ल पित्त का, एकदम टिपिकल पित्त प्रधान है, तो उनको जलन बहुत ज्यादा होगी, छाती में जलन होगी, उसी तरह से उल्टी आएगा बहुत ज्यादा। तो उनको बोलना है कि आप क्या करिए, खाने का जो टाइम है वो 2 टाइम ना करके 3 टाइम खाइए और कम खाना खाइए। आप 3 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, तो बहुत पेशेंट को फायदा होता है।
उसी तरह से जो लाही ये जो खील होता है, जिसको मराठी में लाहिया बोलते हैं, वह खाने का बढ़ाना है। वो क्या करता है, छर्दिक न होता है, उल्टी को रोकता है। इसी तरह से लघु शेखर, कामदूधा रस, ये देने का, अम्ल पित्तांतक वटी, प्रवाल पंचामृत, ये दें। फिर उसके बाद में हम लोग त्रिफला चूर्ण घी के साथ अगर दें तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो शतावरी घृत दें, या फिर विदार्यादि घृत, विदार्यादि अवलेहम, अश्वगंधा अवलेहम, अश्वगंधा घृत, ये सारे द्रव्य देके, या कुछ दाढ़ी मादी घृत दें, तो उससे पेशेंट का वेट लॉस काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से हम लोग उनको टॉनिक बोलेंगे कि आप शतावरी कल को हम टॉनिक के रूप में देके और बोलेंगे आप ये टॉनिक रोज सेवन करिए, तो उससे उनका वेट बढ़ने लगता है। इसी तरह से प्रवाल पंचामृत जो है, और बहुत ज्यादा अम्ल पित्त बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्रवाल पंचामृत को डबल डोज में दें। तो जैसे 2 दे रहे हैं तो 4 दें, 5, 3 बार दें, 5-5 गोलियां प्रवाल पंचामृत, तो वह अम्ल पित्त को काफी हद तक ठीक कर देता है। इसी तरह से कफ प्रधान अगर अम्ल पित्त है, जिसमें बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो उनको अम्ल पित्तांतक वटी दें। प्रवाल पंचामृत जो है वह क्या करते हैं, प्रवाल पंचामृत इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नींबू स्वरस के भावना या अम्ल रसात्मक द्रव्यों से भावना देके क्षारीयता को बैलेंस किया जाता है। तो कफ प्रधान में प्रवाल पंचामृत अमृत के समान काम करता है। इस तरह से भूनिम्बादिक वात है। कफ प्रधान अगर अम्ल पित्त है जिसमें उल्टी आ रही है, तो उसमें उल्टी आ रहे, बलगम में निकल रहा है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी को देना चाहिए। अडुलसा का रस जो है, बासा का स्वरस या बासा रिष्ट, वो बहुत अच्छा काम करता है। धमासा चूर्ण मधु के साथ दें, वो बहुत अच्छा काम करता है। गर्म पानी में नींबू का रस डाल के दें, और गंधर्व की रात को दें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होने लगता है। इसी तरह से अम्ल पित्त भी है और किडनी स्टोन भी है, ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम लोग गोखरू का काढ़ा जो रहता है, गोखरू का, आप लोग को देखेंगे कहीं पर भी गोखरू मिलता है, उसका काढ़ा दे दें, या गोक्षुरादि गुगुल दे दें। या फिर कभी कभी प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट रहता है और अम्ल पित्त रहता है, कहीं ना कहीं अपान वायु विगुणित होके अम्ल पित्त कर रहा होता है, तो उसमें अभ्यारिष्ट दें। और जो प्रोस्टेट के एक हमारे सर का फॉर्मूला है वो दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से स्त्रियों में पीसीओडी रहता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, या अमेनोरिया रहता है, या स्कैंटी मेंसेस रहते हैं, या सिस्ट रहते हैं, तो इसमें और एसिडिटी भी रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका अपान वायु कहीं ना कहीं दूषित हुआ है। ऐसे कंडीशन में स्त्रियों में जो मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उसमें कुमारी आसव के साथ और जो पीसीओएस की जो दवाइयां हैं, जैसे कि कांचनार गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, फिर मेदोपाचक, मांसपाचक, वो द्रव्य हम कुमारी आसव के साथ देते हैं, तो वो काफी, क्योंकि कुमारी जो रहता है वो भेदन भी करता है, यकृत उत्तेजना भी करता है, पित्त को भी शमन करता है। अम्ल पित्तांतक वटी है, वो भी देने से फायदा होता है। या लीला विलास रस एक आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मोटापा बहुत ज्यादा है, और मोटापा भी है और हाइपर एसिडिटी भी है, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, मेदोहर गुगुल, नवक गुगुल, फिर त्रिउष्णादि लौ, रसायन चूर्ण, ये सब हम जब देते हैं तो यह क्या करता है कि पूरा पचन की क्रिया को बैलेंस करता है, और मेद की अग्नि जो बहुत ज्यादा बढ़ी है उसको बैलेंस कर देता है, और बाकी अग्नियों को बढ़ा देता है, नॉर्मल कर देता है। अगर हमारे पास पेशेंट ऐसा आता है क्लिनिक में कि हमको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो एक तो सद्य वमन करा सकते हैं, उसको यष्टि मधु का फांट दे दीजिए और मदन फल का चूर्ण दे दीजिए, और पिला के और बोलिए कि आप रुकिए, 45 मिनट के अंदर में उसको उल्टी होगा, पित्त निकल जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। या फिर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वात प्रधान है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है, वात प्रधान अम्लपित्त, तो उसमें निरू बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है, वायु एकदम निकल जाता है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। पित्त प्रधान में हम लोग क्या करते हैं कि पित्त प्रधान में विरेचन देते हैं, तो हम लोग आरगवत आदि कषाय, आरगवत का जो ये रहता है, अंदर का गूदा रहता है, मज्जा, वह दे देते हैं, या किशमिश दे देते हैं, मनुक्का दे देते हैं, यष्टि मधु देते हैं, या त्रिफला का काढ़ा दे देते हैं, गुलाब कली डाल के वो दे देते हैं, अच्छे से विरेचन हो जाता है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ प्रधान अम्लपित्त में तो वमन ही सबसे अच्छा रहता है, उल्टी की भावना है तो कफ और पित्त को निकाल देना वो बहुत अच्छा रहता है, तो आप नमक और पानी ही पिला दीजिए, उससे बहुत अच्छे से वमन हो जाता है। या यष्टि मधु और मदन फल, इनका स्वाद बना के दे दीजिए मिक्स करके, तो उससे भी कफ प्रधान अम्ल पित्त में बहुत काफी हद तक फायदा हो जाता है। इसी तरह से कुछ मेडिसिन है, मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, जो भी नोट्स है, आप लोगों को चाहिए तो ये मैं दे दूंगा, आप लोग ना अपना भी अनुभव बताइएगा।
तो इसमें अम्ल पित्त में हम लोग स्वर्ण सुचेकर देते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। लघु सुचेकर या सादा सुचेकर, इसको अनुपान में दूध के साथ देते हैं या गुलकंद और आंवले का मुरब्बा के साथ देते हैं। हरिद्राखंड देते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, कुष्मांडावलेह देते हैं, पेठा की मिठाई देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। शतपत्र्यादि चूर्ण है, द्राक्षावलेह है, इसी तरह से खटिका जो ये चूना का बनाया हुआ रहता है ना, वो अगर हम लोग खाने के लिए देते हैं, जो साथ में रहते हैं खाने के लिए, वो देते हैं चूना। आप लोग देखते होंगे ना, लोग जो तंबाकू गुटखा में चूना रहता है, तो उसी को हम ऐसे मिक्स करके पानी में और पीने के लिए देते हैं, तो बहुत ही अच्छा पित्त को शमन कर देता है। या जो गैरिक है, शुद्ध गैरिक, वह खाने के लिए देते हैं, स्वर्ण गैरिक या सादा गैरिक, वह अगर हम देते हैं तो पित्त में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हम लोग पथ्य पथ्य बोलते हैं पेशेंट को, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा खाना खाइए, फिर भूख लगे फिर खाइए। भूख को बिल्कुल नहीं मारना है, लेकिन बहुत कम खाना खाना है, तो इससे पेट में वायु नहीं भरता है, पेट एकदम गच्चे ऐसे जमा हो गया है, पेट फूल गया है, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से खाने का नियम जो है वो हमेशा पालन करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है, इससे पित्त का स्त्राव जितना चाहिए शरीर को उतना बराबर होगा। उसी तरह से बहुत ज्यादा तीखा चीज, बहुत ज्यादा मसाले वाला चीज नहीं खाना है। नीचे बैठ के आराम से खाना खाएं, शांति से खाना खाएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। उसी तरह से यहाँ महाराष्ट्र में लोग मिसल पाव खाते हैं। जो लोग महाराष्ट्र हैं उनको मालूम होगा, मिसल पाव बहुत ज्यादा तीखा रहता है, उसके ऊपर जो पानी जैसा वो डालते हैं ना, वो बहुत ज्यादा तीखा रहता है, ऐसे इतना तीखा होता है कि कान से जलन होने लगती है। वो मिसल पाव वगैरह जो है वो अम्ल पित्त करता है, वो पेशेंट को पूरी तरह से टालने को बोलना है, नहीं देना है। इसी तरह से व्यसन सब बंद करवाना है। चाय का एडिक्शन होता है, सिगरेट का होता है, अल्कोहल का होता है, धीरे धीरे वो पादाक्रम से उसको कम करने के लिए बोल देना चाहिए। जैसे बेकरी के पदार्थ नहीं खाना है। पाव जो रहता है, वड़ा पाव, फिर जो भी पाव रहता है वो मैदा से बनाया हुआ रहता है, और पाव बनाने का प्रक्रिया मैदा, उसमें नमक और दूध, और फिर उसको फर्मेंट किया जाता है, वो बिल्कुल नहीं खाना है, वो मना करना है। मिक्सचर नहीं खाना है, डालडा नहीं खाना है। फिर सूखे धान्य जो है, जो स्प्राउटेड चीजें हैं, वो अम्ल पित्त करता है। उसी तरह से मेवा मिठाई जो है वो अम्ल पित्त करता है। मिठाइयों से दूर रहना है, पेशेंट को बोलना है मिठाई नहीं खाना है आपको, तो वो पचता नहीं है आपका। फिर जागरण नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, और रात को लेट खाना खाने का है तो आप मत खाइए, आप शाम को खाइए और रात को स्किप करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। पानी जो है वह हिसाब से पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है, हिसाब से पानी पीना है। और खाने में अदरक का सेवन होना चाहिए, जीरा, फिर धनिया, फिर आंवला, फिर कोकम, दूध, फिर घी, इसका सेवन ज्यादा, घी से अम्ल पित्त नहीं होता है। फिर मीठा तक रहे, लस्सी, मीठा लस्सी पीने के लिए दें। फिर उसके बाद में जवारी का रोटी दें। फिर जो राजगीरा का लड्डू रहता है वह बहुत अच्छा रहता है खाने के लिए। फिर चाय, धूम्रपान, मद्यपान, और लोग क्या करते हैं महाराष्ट्र में, तंबाकू को भून के और फिर वो दांत में ऐसे घिस के लगा के रखते हैं, वो मशेरी बोलते हैं, मिश्री, वो नहीं लगाना है। तंबाकू का सेवन बंद करना है। और जो ये पान पराग, विमल, और जो जो आता है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो जो बॉलीवुड के एक्टर लोग पैसा के लिए सब कुछ भी बेचते हैं, वो सबका अगर आदत है तो वो सब बंद करना है। मेरा एक क्लासमेट था जब मैं 11th में पढ़ता था, तो 11th में सोचिए, मेरा एक क्लासमेट था, उसके पापा पैसा देते थे, पॉकेट मनी, तो क्या करता था कि जो माणिक चंद आता था ना, वो रोज खाता था, रोज क्लासरूम में बैठे तो माणिक चंद खा रहे, माणिक चंद। और बहुत सारे नेता लोग भी आप लोग देखेगा, बिहार के बहुत सारे नेता लोग कंटिन्यू खाते रहते हैं मांडी चंद और गुटखा, ये बहुत गलत आदत है, वो कहीं भी थूकते रहते हैं। आप लोग बाहर जाएंगे ना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप स्पिट करते हैं तो फाइन लगता है, वहां सीसीटीवी कैमरा रहता है, आप लोग रास्ते में थूक नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये सब नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल, तो लोग कुछ भी खाते रहते हैं और थूकते रहते हैं। तो वो मेरे क्लासमेट ने क्या किया कि एक दिन माणिकचंद खाया और घर गया, थक गया था, सो गया। सोने के बाद जब उठा ना, तो माणिकचंद की वजह से पूरा अंदर का जो म्यूकोजल लेयर है काला हो गया, पूरा जल गया, पूरा एक तरह से छाले पड़ गए जीभ में, और वो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर इलाज हुआ। मतलब ये कितना डेंजरस है, वो चीज अगर पेट में जा रहे तो कितना तकलीफ देता है। उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का अति सेवन, जो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या रहता है, केमिकल रहता है, वो उससे लेके कोई फायदा नहीं होता है। उससे अच्छा घर का नींबू पानी पीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, नींबू शरबत पीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। तो ये सब कोल्ड ड्रिंक्स का आदत है, जंक फूड का आदत है, या फिर चाय पी के, चाय और कॉफी पी के आइसक्रीम खाना, जो विरुद्ध उपक्रम है, विरुद्ध चीज है, वो एकदम बंद करना चाहिए। उसी तरह से दूध का सेवन ज्यादा हो, गाय का दूध अच्छा वाला।
फिर पुराना चावल का सेवन हो, जवारी का रोटी का सेवन अच्छा हो। वो जवारी का रोटी जो रहता है महाराष्ट्र में 7 में है, तो वो पचने में हल्का रहता है। उस जैसे लौकी का सब्जी, परवल का सब्जी, करेला, टिंडा, फिर धनिया, फिर जो येलो पंपकिन होता है, या फिर लाल भोपला होता है जिसे पेठा की मिठाई बनती है, वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में चौलाई का साग अच्छा होता है, धनिया बहुत अच्छा रहता है, फिर किशमिश, फिर मीठा जो अंगूर रहता है या किशमिश बना के खाते हैं वो बहुत बढ़िया रहता है। उसी तरह से अगर हमने अम्ल पित्त को ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर ये होता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, फिर अपचन होता है, पेट दर्द का शिकायत हमेशा रहता है, पेट में उदरगत वात हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस, जॉन्डिस भी हो सकता है अगर पित्त ज्यादा बढ़ा, और पित्त ज्यादा बढ़ा तो पांडु रोग भी होता है, खून की कमी होती है, उरा दाह हमेशा रहता है, उल्टी की बीमारी रहती है, खून की कमी, रस क्षय, कार्श्य, मतलब इंसान पतला हो जाता है, और मेंटल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा जीवन में नियमित रूप से खाना पीना, ये ही परहेज ही पाले, 100 परहेज और 1 दवाई, ऐसा रहता है। 100 परहेज पाले, दिनचर्या को अच्छा करे, रात्रिचर्या को अच्छा करे, ऋतुचर्या को अच्छा करे, तो यह सबसे श्रेष्ठ रहता है। और खाना पीना, नींद, इस पे ध्यान देना चाहिए। हर इंसान को कितना नींद लेना है, ना अति होना चाहिए, ना हीन होना चाहिए, ना मिथ्या होना चाहिए। कितना रेस्ट लेना है, कितना बार वॉशरूम को जाना है, और खाने का टाइमिंग क्या है, इस सबको खुद निर्धारित करना चाहिए। अगर खुद नहीं होता है तो डॉक्टर के सलाह से उसको डिस्कस करके बनाना चाहिए। इसी तरह से बार बार जो पेट साफ करने की दवाइयां ली जाती हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, वो बार बार जो लैक्सेटिव दवाइयां ली जाती है, चूर्ण और कुछ क्या क्या लिया जाता है, वो सब बंद कर देना चाहिए, उसका अच्छा से इलाज करा देना चाहिए। उसी तरह से पित्त नया पित्त आमाशय में न रहे, इसलिए पचन का क्रिया जो है वो अच्छे से हो, इसलिए टाइम देना चाहिए। आयुर्वेद में काल का बहुत ज्यादा महत्व है। हम खाना खा लेते हैं ना, तो जो 4-5 घंटा मिलता है पचने के लिए, उसके बीच में बिल्कुल कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा चक्कर बकर कुछ नहीं खाना है। जो खाते हैं वो जानवर होते हैं, उन लोगों को बुद्धि नहीं होता है, वो कुछ भी खाते रहते हैं, तो वो जानवरी प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति नहीं लाना है। एक बार खा लिया तो जब तक भूख नहीं लगे बिल्कुल कुछ खाना नहीं है, अन्न नहीं खाना है। आप लिक्विड ले सकते हैं, प्यास लगे पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं है, अपने आप को संयमित करना है। उसी तरह से जो ये रहता है गैरिक, गैरिक का भस्म बहुत अच्छा रहता है, अपने पास गैरिक भस्म का पुड़ी बना के रखें। अगर मैं डॉक्टर लोग क्या बता रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा रहता है, गैरिक जब भी खा लिया बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से पानी प्यास लगने पर ही पीना है, और पानी जो है वो जो बॉटल वाला पानी आता है, सड़ा हुआ पानी, वो ना पिए, फ्रेश पानी पिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। बस मुझे इतना ही बताना है, बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर आप लोग बोलिए ना, प्रशांत भट्ट जी आप कुछ अपना अनुभव बताइए, अम्ल पित्त के पेशेंट में आपका क्या अनुभव है? गंगवार सर, तकदीर जी आप कुछ बताएंगे हाइपर एसिडिटी में? हाँ प्रशांत भट्ट जी सर, बताइए सर। एक बात पूछना चाह रहा सर मैं। अनुराग कुमार जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, काम दुधा रस और सूत शेखर ये हाँ, किस अवस्था में दिया जाए सर? एक होता है साम पित्त, एक होता है निराम पित्त, है ना? तो जी जब सर। आम बहुत ज्यादा है, अपचन बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे सुचेकर रस जो है उसमें कटु रस रहता है, वो आम का पचन करता है ना? सर कामदूधा निरामावस्था में भी दे सकते हैं, सामावस्था में भी दे सकते हैं, लेकिन कामदूधा जो है वो निरामावस्था में ज्यादा उपयोगी रहता है। सर, प्रणाम सर। हाँ, अगर आपके पास दीपन पाचन करने के लिए दवाई चाहिए, आप आरोग्यवर्धनी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है, तो आप सुरशेखर रस देके दे सकते हैं, उससे भी दीपन पाचन हो जाता है। तो सामावस्था में वो बहुत बढ़िया काम करता है प्रणाम सुरशेखर। सर। प्रवाल पंचामृत भी सामावस्था में देते हैं हम लोग, वो क्योंकि क्षारीय सारे द्रव्य थे ना, आम का पचन करके पित्त का शमन करते हैं। और कामदूधा रस में आप देखिएगा तो गैरिक भस्म है, तो वो क्या करता है कि निरामावस्था में ज्यादा उपयोगी रहता है, जब क्योंकि भूख लग रही है तब भी एसिडिटी हो रही है, तो निरामावस्था में कामदूधा अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। हाँ डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोलिए प्लीज। प्रशांत भट्ट जी आपको ये बताइए एक्सपीरियंस। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत अच्छे से आ रही है। सर बहुत बढ़िया टॉपिक था आज का, अम्लपित्त। और ये मतलब सभी, मतलब मोस्टली डॉक्टर जो यहाँ पे हैं सभी के पास इस तरह के पेशेंट आते होंगे।
और ऐसे पेशेंट प्रोटोपम्प इनहिबिटर लेने के बाद भी क्योर नहीं होते हैं। धीमे धीमे वो सब चीजें रेजिस्टेंट होती हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं। और इसमें आपने जितने भी मतलब कारण हैं, आपने मोस्टली कारण सब बता ही दिए हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे पास ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के पेशेंट आते हैं, तो उनमें जो मतलब स्पर्म काउंट कम रहता है या शुक्र धातु मतलब आपका उसमें मोटिलिटी कम होती है या उनका स्पर्म काउंट कम होता है, उसमें अम्ल पित्त का एक बहुत बड़ा मतलब हाथ होता हैगा। और उसके कारण उनकी आम की उत्पत्ति होती है, रस धातु से रक्त धातु मांस धातु का प्रॉपर बनना नहीं हो पाता है, अग्नि मंद रहती है, रस धातु की अग्नि मंद रहती है। तो यहाँ पे भी हमें अपने अम्ल पित्त पर विचार करके दवाई देनी है। और अभी जो आपने बताया था कि जो अपन पेन किलर खाते हैं या आपका एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसका एक लेटेस्ट उदाहरण अभी 3 दिन पहले मेरी माता जी हैं, वो बेंगलोर गई थी, तो उनको वहां पे वो गिर गई होंगी, तो उन्हें कोई थोड़ा चोट लगा, तो वो एक ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के पास गए और उन्होंने उनको वही पेन किलर वो सब लिखा। और उनने 2 या 3 दिन वो मेडिसिन ली होंगी और उनको एकदम पेट में जलन, एसिडिटी और आपका वॉमिटिंग सेंसेशन और वॉमिटिंग भी हुआ। तो मम्मी मेरी मतलब पेशेंट है अम्लपित्त की पुरानी, तो वो एंटासिड लेने के बाद भी उनको वो उनका पेन कम नहीं हुआ, उनका जलन कम नहीं हुआ, उनको उल्टी भी लगातार होती गई। तो उनकी सारी दवाइयाँ बंद करनी पड़ी और बंद करने के बाद फिर उनको वापस उनको पित्त शमन की मेडिसिन, वात शमन की मेडिसिन ये सब दी गई, तब जाके वो ठीक हुआ। तो ऐसे बहुत सारे हेतु आपने बता ही दिए हैं, तो बस सर यही बोलना था। और इसमें जो चिकित्सा वाला पार्ट है वहाँ पे सर हमें 2 चीजें देखनी है, एक तो हमें पित्त का शमन करना है, वात और पित्त का शमन करना है, या वात कफ का शमन करना है, या पित्त कफ का शमन करना है, या वात पित्त कफ का शमन करना है। साथ साथ में हमें एक यहाँ पे लघु विरेचन देने की आवश्यकता होती है। तो आप जो भी दवाई दें, चाहे वो सूत शिखर रस हो, चाहे वो कामदुदा हो, चाहे वो स्वर्ण माक्षिक हो, चाहे वो प्रवाल पंचामृत हो, चाहे वो प्रवाल पिष्टी हो, चाहे वो गिलोय सत्व हो, आप या शंख भस्म हो, इनके साथ में आप आविपत्ति कर चूर्ण या त्रिफला चूर्ण या पंचसकार चूर्ण ये आप साथ में देते हैं, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलेंगी? शशि तिवारी मैम, प्रणाम सर। वर्षा मैम बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रणाम सर। हेतु तो आपने जो बताए सब में वही ऐसे ही मिलते हैं कुछ ना कुछ। मैं सिर्फ एक पेशेंट का स्पेशल था सर कि उसको बहुत ही ज्यादा एसिडिटी रहती थी और वो कोई दवाई भी नहीं खा सकता था। मतलब एक दिन जब आया तो बहुत ज्यादा उसको जलन हो रही थी और बोला कि मैं कुछ नहीं खा सकता, अभी कोई दवाई नहीं ले सकता। तो मैंने उसको वमन भी नहीं करा सकती थी तुरंत में, तो मैंने उसको सिर्फ कुंजल कराया था अपना सुखोष्ण जल पिला के, उससे भी उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया था सर। मतलब तुरंत में ही बहुत कम हो गई थी उसकी बर्निंग वगैरह, फिर वो मेडिकेशन पे आ सकता था, मेडिसिन ले सकता था। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बताएंगे सर? हाँ प्रणाम सर। जो सब पेशेंट होते हैं, तो एसिडिटी के पेशेंट आते हैं, ऊर्ध्व अम्ल पित्त है तो शाम पित्त है तो सर हमको सूत सेकर रख देते हैं, और रोज में कामदुदा रस, लील या मोती युक्त देते हैं, और शिवाचार पाचन चूर्ण, नारिकेल लव कॉम्बिनेशन में आगे अगरबत्ती का संत कपड़ा मिला के मैं देता हूँ, और साथ में कभी कभी अश्वगंधा शतावरी ये मिला के देता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। नारिकेल लव से तो सच रिजल्ट आ रहा है कि पेशेंट करे तुरंत, ऐसे इंजेक्शन से फास्ट रिलीफ मिलता है जो होता है क्या कहते नारिकेल लव से। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। और थोड़ा सा दीपर पाचन दे दिया, पता जैसे मैं नॉर्मली लहसुन आदि बड़ी दे देता हूँ, जी तो मेरे को तो कोई दिक्कत आई नहीं सर। चित्रकारी बड़ी जैसे आपके टेस्ट में चित्रकारी बड़ी कम कर दी हुई मैंने, लेकिन सर देखेंगे लहसुनादी बटी बंद करके देखेंगे। लेकिन सर अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन भी हो रहा है और एसिडिटी हो रही है तो क्या करें सर? तो फिर आप उसको ये स्तंभन करने वाला द्रव्य दीजिए ना, ग्राही द्रव्य दीजिए, कुटजारिष्ट दे दीजिए, कुटज घन परपटी, परपटी कल्प देके और फिर देना है संजीवनी बटी, वो अच्छा काम करता है। या बिल्वावले, बिलाजिल, वो देके। जी थैंक यू। थैंक यू। और आपने उदुम सिरप का प्रयोग किया होगा, औदुंबर सिरप, वो बहुत अच्छा काम करता है, पित्त शामक रहता है। या आप चंदनादि पानक जो रहता है, चंदन का चूर्ण डाल के शरबत बना के दे दीजिए, अम्ल पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है।
डॉक्टर प्रणाम शशि सर। मैम। हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मैंने किया है सर औदुंबरावले का प्रयोग। उस पेशेंट को पूरे शरीर में ही दाह रहता था, हाथ पैर, और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा, मतलब कोरोना वैक्सीन के बाद से उसको बहुत ही ज्यादा जलन रहती थी, किसी भी चीज से आराम नहीं आ रहा था। तो उसको अभी मैंने सूरजशेखर रस और औदुंबरावले और एक विरेचन चूर्ण दिया है, तो अभी पहले से बहुत मतलब 50% रिलीफ हो गया है। जी, इसी तरह से सारी वाद्य सब उसी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और शशि तिवारी मैम, हाँ बोलिए। सर सूचना कर देते हैं, प्लेन देते हैं और स्वर्ण युग देते हैं। क्या स्वर्ण युग, स्वर्ण क्या करता है, उसकी पोटेंसी बढ़ाता है, क्या करता है? पोटेंसी बढ़ता है ना सर, पोटेंसी बढ़ता है, सारे जो अपने आर्टरीज वेन्स है उनको स्ट्रेंथ दे देता है। जी सर। हाँ अभी लेकिन स्वर्ण सूचकर सब लोग को अफोर्डेबल तो नहीं है ना, महंगा दवाई है। जी सर। सर इसमें और महातिक्त किया जाए तो महातिक्त घृत तो सबसे बेस्ट है सर। पंचतिक्त घृत ये कितना बढ़िया है। सारे मधुर तिक्त कषायसात्मक द्रव्य और घृत पान ये अच्छा रहता है दीपन पाचन करके। ठीक है। और डॉक्टर जागीर सिंह जी आप कृपया बताइए, वो अखिलेश तिवारी जी कहाँ गए? जागीर सिंह जी आप बताइए कुछ। सर मैं खाना बना रही हूँ। आप खाना बनाइए, बहुत अच्छा खाना बना रही हैं आप, यहाँ तक सुगंध आ रहा है। ठीक है। और डॉक्टर तकदीर सिंह जी आपके पास एसिडिटी के पेशेंट आते हैं क्या? माधुरी मैम कुछ बोलेंगी आप? तकदीर जी बताइए। हेलो। हाँ बताइए सर। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मोस्टली सर उनको कॉम्बिनेशन में होती है, लिए नहीं होती, साथ में ब्लोटिंग सभी इकट्ठे होते हैं, तो फिर इसमें मैं फिर गैनी स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन साथ में चलाता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप लाल मिर्च और फ्राइड खाना बंद कर दीजिए, खाना बिल्कुल। जी आपके पंजाब में तो लोग बहुत ज्यादा चाय पीने लगे हैं अभी, और वहाँ गरम मसाले तो बहुत रहते हैं पंजाबी खानों में। जी सर, बहुत ज्यादा। हाँ तो उनको नहीं तो सर, ऐसे मेरा एक खाना क्वेश्चन गरम था। मसाला यहाँ का सर लोकल नहीं है। आजकल तो पंजाब में तो बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक तो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है तो सब फसलों में, और पानी भी वैसा आ रहा है, और मसाला, पंजाबी मसाला कितना गरम मसाला होता है, तो उनको ना हमें यही बोलना चाहिए कि कम खाना खाइए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मैं खाने पे रिस्ट्रिक्ट। हाँ हेलो। जी। हाँ जी बोलिए सर। सर जैसे पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर लेके पेशेंट आता है, तो हाँ उसमें और क्या दे सकते हैं अपन? हम यही देते हैं, दुग्ध पान करा के रखते हैं मैक्सिमम। और ना हील करना है हमें, वो अल्सरेशन को हील करना है, तो हमको सिखाया गया है कि एक तरह से वो जख्म हो गया है, तो हम लोग उसमें तग्नगण, कंडुकनगण, वर्णगण के जो द्रव्य है ना सारे, वो सब हील करने के लिए बहुत अच्छा रहते हैं। कषाय रस के सारे जो द्रव्य रहते हैं, त्रिफला हो गया, त्रिफला गुगुल, कैशो गुगुल, अमृता गुगुल, ये तो अच्छा काम करता है। मतलब हील करना है हमें, ये सोचना है। वो अल्सरेशन ठीक हो जाता है, 3 महीना लगता है, दूध के साथ रखें, दूध मैक्सिमम पिलाएं तो हील हो जाता है। परिणाम शुल्क की जो चिकित्सा है ना, वही देना पड़ता है, उसमें जलौका भी लगाना पड़ता है ऊपर। इसमें धात्री रोल, धात्री लो का कैसा रोल रहता धात्री रसायन हाँ बहुत अच्छा रहता है, धात्री लौ अच्छा रहता है। आंवला का तो बहुत अच्छा यूज रहता है इसमें। है? और सूरजशेखर रस? हाँ वो सब तो देना ही है। हाँ हमें अम्ल पित्त को भी ठीक करना है और अल्सर को हील भी करना है। म्यूकोजल लेयर नया आना चाहिए वहां पे, जो वो पूरा अल्सरेशन हो गया है, तो हमें वहां पे कुष्ठ की जगह या तो गंधक रसायन दे दीजिए या पंचतिक्त घृत गुगुल दे दीजिए, मतलब हमें वो हील करना है, वो ये हील हो जाता है एक तरह से। और घृत कल्पना भी, जैसे महातिक्त घृत भी अल्सरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। शतावरी घृत, दाढ़ी मादी घृत बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो अभी हम, और प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना है आपको? नहीं सर, बस थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब 8:15 पे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम। अब हम कल एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम।